हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया जायसवाल। आपका अपने चैनल लर्निंग एडवर्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वोच्च प्रकार से किया है, जो सर्वमान्य भी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। पहला है आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर मध्यकाल को दो भागों में बांटा है। भक्तिकाल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, दूसरा है रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल कहते हैं। अब हम बात करेंगे आदिकाल के समय सीमा के बारे में। आदिकाल की समय सीमा है 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य तक, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। दूसरा है भक्तिकाल। भक्तिकाल की समय सीमा है 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य तक, मतलब 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। उसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल का जो कार्यकाल है, समय सीमा है, वह 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य तक, मतलब 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल की समय सीमा 1850 ईस्वी से अब तक। हिंदी साहित्य के इतिहास के वर्गीकरण में हमने वर्गीकरण पढ़ लिया। वर्गीकरण में पहला आता है आदिकाल। अब हम जानेंगे आदिकाल के बारे में। आदिकाल, जिसकी समय सीमा है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। आदिकाल में नामकरण की बहुत सारी समस्या रही है। बहुत सारे कवियों के नामकरण के बाद ही आदिकाल का नाम जाके नामकरण पर आए। आदिकाल के अन्य नामकरण भी हैं, जैसे वीरगाथा काल है, चारण काल है, बीजवपन काल है, सिद्ध सामंत काल है, प्रारंभिक काल है। हम जानेंगे जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण है, वैसे आदिकाल को सुरुचि ढंग से पढ़ने के लिए आदिकाल का भी वर्णन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो आदिकाल के वर्गीकरण में पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है नाथ साहित्य, चौथा है रासो साहित्य। रासो साहित्य को लौकिक साहित्य भी कहते हैं। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं। आदिकाल की प्रमुख रचना में पहला है महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्रबरदाई ने जिसकी रचना की है। दूसरा है खुमान रासो, तीसरा है परमाल रासो, इसे आलाखंड भी कहते हैं। चौथा है जयमैन जस चंद्रिका। हम जानेंगे आदिकाल के प्रमुख छंद के बारे में। आदिकाल में जो प्रमुख छंद हैं वे हैं दोहा, चौपाई और सहायक छंद के रूप में कड़वक छंद। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कड़वक छंद क्या है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि कड़वक छंद वे छंद होते हैं जो दोहा और चौपाई दोनों का मिश्रण होते हैं। अब हम जानेंगे आदिकाल के रस के बारे में। आदिकाल में मुख्यतः तो वीर रस की प्रधानता है, लेकिन सहायक रस के रूप में श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है। अब हम बात करेंगे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में पहला है वीर रस की प्रमुखता, दूसरा आश्रयदाताओं की प्रशंसा, तीसरा है युद्धों का सजीव वर्णन, चौथा है अपभ्रंश भाषा पर आधारित रचना, और उसके बाद है ऐतिहासिक वस्तु की कल्पना की अधिकता। आदिकाल में वीर रस की प्रधानता इसलिए है क्योंकि आदिकाल में जो रचनाएं हुई उसमें युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है और आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। वीर रस की प्रधानता है। अब हम जानेंगे आदिकाल की प्रमुख भाषा के बारे में। तो आदिकाल की जो प्रमुख भाषा है, आदिकाल में हिंदी खड़ी बोली का विकास नहीं हुआ था, इसलिए आदिकाल में जो रचनाएं हुई उनकी जो भाषा थी वो थी अपभ्रंश, मैथिली, और जो रासो साहित्य हैं उनकी भाषा डिंगल और पिंगल हुआ करती थी। अब हम जानेंगे प्रथम कवि। शिवसिंह सेंगर के अनुसार प्रथम कवि उन्होंने पुष्य और पुण्य को माना। उसके विपरीत राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि सरहापा को माना। वैसे तो 10th और 12th में हम लोग देखते हैं कि प्रथम कवि के रूप में सरहापा को सर्वमान्य बताया गया कि प्रथम कवि वही हैं। तो अब आगे बात करेंगे प्रथम रचना के बारे में। प्रथम रचना देवसेन शावकाचार्य की है। हिंदी साहित्य के इतिहास के वर्गीकरण में दूसरा आता है मध्यकाल। मध्यकाल को भी दो भागों में बांटा गया। तो उसके पहला है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल कहते हैं। भक्तिकाल की समय सीमा है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। भक्तिकाल में क्या है कि ईश्वर के एक तरफ निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है, तो दूसरी तरफ ईश्वर के सगुण रूप की वर्णन या साकार रूप का वर्णन किया जाता है। तो भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है। निर्गुण काव्यधारा, जिसमें ईश्वर के निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है। दूसरा सगुण काव्यधारा, जिसमें ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किया गया है। उसके बाद निर्गुण काव्यधारा को भी दो शाखाओं में बांटा गया है। ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि हैं, जिसे संत काव्य भी कहते हैं, जिसके प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास जी। और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य भी कहते हैं, जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब हम आगे बात करेंगे सगुण काव्यधारा के बारे में। सगुण काव्यधारा में क्या है, विष्णु के दो रूपों का वर्णन किया गया है। एक तरफ विष्णु के एक रूप राम का वर्णन किया गया है और दूसरी तरफ विष्णु के दूसरे रूप कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो विष्णु के पहले रूप में रामाश्रयी शाखा है, जिसमें राम का वर्णन किया गया है, इसे राम काव्य कहते हैं। इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। और दूसरी जो शाखा है वो है कृष्णाश्रयी शाखा, जिसमें विष्णु के
कृष्ण का वर्णन किया गया है। इसे कृष्ण काव्य भी कहते हैं। इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद आता है भक्ति काल को स्वर्णिम युग या स्वर्णिम काल या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे निर्गुण काव्यधारा के बारे में। निर्गुण काव्यधारा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य भी कहते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कबीरदास जी हैं, जिनकी रचना है बीजक। ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य कवि भी हैं, नानक हैं, रैदास हैं, दादू दयाल हैं। जो ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख भाषा है वो है ब्रज, और पंचमेल खिचड़ी भी है, क्योंकि कबीरदास जी को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने बहुत सारी भाषाएं, उनका जो बहुत सारी भाषाओं का मेल था उसे पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। तो और इसके आगे ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख छंद हैं वो दोहा और चौपाई हैं। प्रमुख अलंकार में प्रतीक अलंकार है। ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान को महत्व दिया गया है, मतलब कि ईश्वर के निराकार रूप को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को माध्यम बताया गया है। अब हम जानेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान की प्रमुखता है, ईश्वर के निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना है, मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध है, गुरु के नाम की महिमा। यदि आपको निर्गुण निराकार ब्रह्म को पाना है तो उसके लिए उसको आपको परम ब्रह्म से साक्षात कराने का कार्य गुरु करेगा, तो गुरु के नाम की महिमा है। उसके बाद है रहस्यवाद का अध्ययन है, भक्त का मायात्मक संसार में मन की दशा का वर्णन है। अब हम जानेंगे निर्गुण काव्यधारा के दूसरी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में। प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य भी कहते हैं, जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनकी रचना है पद्मावत। प्रेमाश्रयी शाखा के अन्य कवि हैं कुतुबन है, मंझन है, उस्मान है, मुल्ला दाऊद हैं। प्रेमाश्रयी शाखा की जो भाषा है वो भाषा है अवधी भाषा। प्रमुख जो छंद है वो दोहा है, चौपाई है और कड़वक छंद है। मैंने आपको कड़वक छंद आगे बता ही दिया है। अब हम जानेंगे प्रेमाश्रयी शाखा की जो शैली है। प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी शैली और मसनवी शैली है। प्रेमाश्रयी शाखा में जहाँ ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान को महत्व दिया जा रहा है, वहीं प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम को महत्व दिया है, मतलब कि ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में प्रेम को देखा जा रहा है। अब हम जानेंगे प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषताओं के बारे में। प्रेमाश्रयी शाखा की जो विशेषता है उसमें ईश्वर में सहज विश्वास है, कथानक रूढ़ियों एवं काव्य प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व है, दार्शनिक और धार्मिक नैतिक ज्योतिष का समावेश है या समन्वय है, सौंदर्य एवं विरह प्रणय का वर्णन है, लोकप्रियता है। अब हम जानेंगे भक्तिकाल की दूसरी काव्यधारा सगुण काव्यधारा के बारे में, जिसमें ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किया गया है। सगुण काव्यधारा में विष्णु के दो रूपों, एक राम के रूप में, दूसरा कृष्ण के रूप में, विष्णु के दो रूपों का वर्णन किया गया है। पहला है राम भक्ति शाखा, जिसे राम काव्य भी कहते हैं। इसमें विष्णु के राम रूप का वर्णन किया गया है। दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा, जिसे कृष्ण काव्य कहते हैं। इसमें कृष्ण का वर्णन किया गया है। अब हम जानते हैं राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी, जिनकी रचना है श्री रामचरितमानस। इसके अन्य कवि हैं अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद्र और हृदयराम। राम भक्ति शाखा की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। राम भक्ति शाखा में जो छंद हैं वो दोहा है, चौपाई हैं। प्रमुख अलंकार के रूप में उपमा है, रूपक है। अब हम जानेंगे राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं: ईश्वर में सहज विश्वास। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें ईश्वर के साकार रूप की उपासना की गई है, तो ईश्वर में सहज विश्वास है। प्रेम की प्रमुखता है, प्राणी मात्र से प्रेम है। राम के सगुण लीला रूप का वर्णन है, मतलब राम को साकार रूप में वर्णित किया गया है। इसके बाद आता है लोक संग्रह की भावना है। दास भाव भक्ति की प्रमुखता, मतलब कि राम भक्ति शाखा में जितने दास थे, श्री राम भगवान उनको दास की तरह उनसे ट्रीट नहीं करते थे, वो उनको अपना सखा मानते थे। उसके बाद आता है इसमें प्रबंध काव्युक्त रचना। राम भक्ति शाखा में जितनी रचनाएं की गई हैं, जैसे मुक्तक काव्य वे होते हैं जो स्वयं में ही पूरा अर्थ स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन जो प्रबंध काव्य होते हैं उनमें एक दोहे के बाद अगर दूसरा दोहा हटा दिया जाए तो उसका अर्थ पूर्ण नहीं होगा। तो राम भक्ति शाखा में प्रबंध काव्युक्त रचना की गई है। अब हम आगे बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी, जिनकी रचना है सूरसागर। अन्य प्रतिनिधि कवि हैं जैसे अष्टछाप के सभी कवियों ने कृष्ण के बारे में लिखा, इसलिए वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और मीरा भाई हैं, कृष्णदास हैं, नंददास हैं, कुंभन दास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कृष्ण भक्ति शाखा में वात्सल रस का बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। वात्सल रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन हुआ है। प्रमुख छंद में दोहा छंद है। शैली मुक्तक शैली में गीत काव्य है। मैंने आपको बताया ना, प्रबंध काव्य एक दोहे के बाद अगर दूसरा दोहा नहीं होता है तो उसका अर्थ कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन अगर वो मुक्तक काव्य है, मुक्तक शैली में लिखा हुआ है, तो एक दोहा अपने में पूर्ण अर्थ आपको बता देगा। अब हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। कृष्ण भक्ति शाखा में
पहला तो कृष्ण भक्ति काव्य है। कृष्ण भक्ति पे मतलब कि कृष्ण पे आधारित काव्य किया गया। उसके बाद प्रेम की प्रमुखता है। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत अच्छे से सूरदास जी ने किया है। सूरदास के जो काव्य हैं उसमें वात्सल रस की प्रधानता पाई गई है। मुक्तक शैली में गीत काव्य लिखे गए हैं और ब्रजभाषा का सुंदरतम प्रयोग है। अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के वर्गीकरण के मध्यकाल के दूसरे भाग अर्थात उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक है। रीतिकाल का भी बहुत नामकरण हुआ है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता पाई गई है। रीतिकाल को अलंकृत काल भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में। रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं चिंतामणि हैं, मतीराम हैं, भूषण जी हैं, घनानंद जी हैं, देव हैं। लेकिन रीतिकाल में मैंने बिहारी जी जो हैं वो प्रतिनिधि कवि हैं। मतलब रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो बिहारी जी हैं, जिन्होंने मात्र एक रचना से रीतिकाल में अपनी छाप छोड़ दी है। बिहारी जी की जो रचना है वो बिहारी सतसई है, जिसमें 719 से 19 दोहे हैं। अब हम बात करेंगे रीतिकाल के प्रमुख अलंकार के बारे में। रीतिकाल के जो प्रमुख अलंकार है उसमें यमक है, श्लेष है, रूपक-अतिशयोक्ति है, विरोधाभासी अलंकार है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिहारी ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य में गागर में सागर भरने का कार्य किया है। मतलब कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। तो श्लेष अलंकार का कलात्मक प्रयोग बिहारी जी ने ही किया है। हम जानेंगे रीतिकाल के प्रमुख छंद के बारे में। तो रीतिकाल के जो प्रमुख छंद है वो दोहा है, कवित्व हैं, सवैया हैं, चौपाई भी हैं। हम जानेंगे रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। रीतिकाल का नाम ही श्रृंगार काल है तो उसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता होना तो प्रमुख होगा ही। अब हम रीतिकाल में राजा की प्रसन्नार्थ कविता की गई, क्योंकि रीतिकाल के जितने भी कवि थे वो दरबारी कवि हुआ करते थे। जैसे बिहारी जो हैं वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, तो उन्होंने राजा जयसिंह की प्रसन्नार्थ कविता कही। और हम बात करेंगे रीतिकाल की दूसरी विशेषता के बारे में, वह संयोग श्रृंगारिक रचना। रीतिकाल में जो श्रृंगार रस था उसमें वियोग श्रृंगार का नहीं, संयोग श्रृंगार का बहुत वर्णन था। श्लेष अलंकार का कलात्मक प्रयोग था। मुक्तक शैली युक्त रचना थी, मैंने आपको पहले बता ही दिया है मुक्तक शैली युक्त रचना क्या होती। लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता थी। लक्षण ग्रंथ पहले नहीं लिखे गए थे, ना भक्ति काल में लिखे गए थे, ना आदिकाल में लिखे गए थे, ये रीतिकाल में लिखा गया। लक्षण ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जिनमें परिभाषा हो, कुछ उदाहरण हो, कुछ काव्यगत सौंदर्य हो, उसी की बेस पे काव्य को और अच्छा बनाया गया। मतलब लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता थी इसमें। दरबारी कवियों की प्रमुखता थी, मतलब कि जितने भी कवि थे वो दरबारी कवि, किसी न किसी राजा के प्रसन्नार्थ कविता करते थे, अर्थात वो दरबारी कवि हुआ करते थे। इसमें विशिष्ट प्रकार के लिखने की पद्धति थी। मैंने आपको बताया कि लक्षण ग्रंथ जो लिखे गए वो पिछले किसी भी काल में नहीं लिखे गए, तो इसीलिए लक्षण ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया। तो यहाँ विशिष्ट प्रकार के लिखने की पद्धति थी। अब हम जानेंगे रीतिकाल की प्रमुख भाषा के बारे में। तो रीतिकाल की जो प्रमुख भाषा है वो है अवधी और ब्रज। अब हम बात करेंगे रीतिकाल का वर्गीकरण। जैसे हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण पढ़ा आदिकाल में, फिर इसके बाद मध्यकाल को भक्तिकाल में और रीतिकाल में, तो वैसे ही रीतिकाल का भी वर्गीकरण किया गया। रीतिकाल का वर्गीकरण कवियों के आधार पर कहते हैं या फिर उनके काव्य की प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीति सिद्ध काव्य, दूसरा है रीतिबद्ध काव्य, तीसरा है रीतिमुक्त काव्य। रीति सिद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि जो हैं वो बिहारी जी हैं। बिहारी जी को रीति सिद्ध का कवि कहना एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि इन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन जो लक्षण ग्रंथ थे उनसे उनके कुछ लक्षण पाए गए इसमें, इसीलिए इन्हें रीति सिद्ध काव्य का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। और रीति सिद्ध काव्य में ये शायद अकेले ही हैं। अब हम बात करेंगे रीति सिद्ध काव्य की प्रमुख भाषा के बारे में। रीति सिद्ध काव्य की प्रमुख भाषा है ब्रज, रस है श्रृंगार रस, छंद है दोहा और सोरठा। रीति सिद्ध काव्य में श्लेष अलंकार का कलात्मक प्रयोग किया गया है और विरोधाभासी अलंकार की प्रमुखता है। शैली में मुक्तक शैली है। प्रमुख प्रवृत्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। राजाश्रित काव्य, मतलब कि राजा के प्रसन्नार्थ कविता कही गई। राजा के युद्धों के बारे में कि राजा के बारे में प्रसन्नार्थ कविता कही गई। उसके बाद श्रृंगारिकता की प्रमुखता है। सामंती जीवन का वर्णन है। श्लेष अलंकार का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है इसमें। ब्रजभाषा के भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है, मतलब कि ब्रजभाषा का सुंदरतम प्रयोग किया गया है। विलासिता प्रधान कविता की गई है। मुक्तक शैली का प्रयोग है। स्त्री के नक्सिक रूप का वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे रीतिबद्ध काव्य के बारे में। रीतिबद्ध काव्य के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं भूषण जी। भूषण जी की जो भाषा है वो ब्रजभाषा है, या फिर मान लें कि रीतिबद्ध काव्य की जो भाषा है वो ब्रजभाषा है। रीतिकाल के विरोध में जो कवि हैं वो भूषण ही हैं। इन्होंने रीतिकाल की जो एक तरह से विशेषता है श्रृंगार काल की प्रमुखता, तो इन्होंने इनका जो रस है वो श्रृंगार का ना होकर वीर रस है। मतलब कि रीतिकाल के विरोधी
कवि भूषण जी हैं। इन्होंने वीर रस का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। इन्होंने छत्रसाल और शिवाजी के युद्धों का सजीव वर्णन किया है, उनकी वीरता का वर्णन किया है अपने दोहों में। इनका जो प्रमुख अलंकार है वो यमक और अनुप्रास है। रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख विशेषताएं, इसमें लक्षण ग्रंथों की प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है, दरबारी कवि की प्रमुखता है, राजा के प्रसन्नार्थ कविता है, काव्य शास्त्र के अनुसार रचना है और कहीं कहीं श्रृंगार रस भी मिलता है, क्योंकि भूषण ही अकेले रीतिबद्ध काव्य में नहीं थे, और भी कवि थे, इसीलिए श्रृंगार रस की भी प्रमुखता है। अब हम आगे बात करते हैं रीतिमुक्त काव्य के बारे में। रीतिमुक्त काव्य के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो घनानंद जी हैं। घनानंद जी पहले तो दरबारी कवि थे, लेकिन कुछ समय पश्चात ही दरबारी कवि दरबार को छोड़ करके ऐसे दरबारी कवि ना होकर के बाहर कविताएं करने लगे। रीतिमुक्त काव्य की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, रस जो है वो वियोग श्रृंगार है। हमने रीतिकाल में बिहारी ने संयोग श्रृंगार पे वर्णन किया है, लेकिन घनानंद का जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, क्योंकि घनानंद जब दरबार से बाहर आए थे तो वो उनकी प्रेमिका थी सुजान, तो जब उनसे वो अलग हुए सुजान से तो वो वियोग श्रृंगार करने लगे, मतलब कि उनका जो काव्य था वियोग पर आधारित होने लगा। उनका प्रमुख घनानंद के प्रमुख जो छंद है वो कविता और सवैयाँ हैं, प्रमुख अलंकार उपमा और उत्प्रेक्षा हैं, शैली फारसी शैली है। अब हम जानेंगे रीतिमुक्त काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। रीतिकाल की परंपरा को तोड़ते हुए नए काव्य, मतलब कि मैंने आपको बता ही दिया कि रीतिकाल के जितने कवि थे वो दरबारी कवि थे, और दूसरा इसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता थी। लेकिन रीतिमुक्त में काव्य में क्या है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है, और इसमें जो कवि हैं वो दरबारी कवि नहीं थे। अब हम जानेंगे आगे की प्रवृत्तियों के बारे में। इसमें विरह काव्य की प्रमुखता है। मैंने आपको बताया कि सुजान से अलग होने के बाद घनानंद में सुजान के प्रेम वियोग में रचनाएं की, इसलिए इसमें विरह काव्य की प्रमुखता है। और घनानंद ने इसमें व्यक्तिगत प्रेम का वर्णन किया है और वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। भाव पक्ष की प्रमुखता है और ब्रज भाषा की प्रमुखता है। अब हम बात करेंगे वीर रस के प्रमुख कवि के बारे में। रीतिकाल में जो वीर रस के प्रमुख कवि हैं वो भूषण जी हैं, और वियोग श्रृंगार के जो प्रमुख कवि हैं वो घनानंद जी हैं। राजाश्रित कविता के प्रमुख कवि जो हैं वो बिहारी जी हैं। अब हम जानेंगे आधुनिक काल के वर्गीकरण के बारे में। आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1850 ईस्वी से अब तक। तो आधुनिक काल को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को सरल ढंग से पढ़ने के लिए कई भागों में बांटा गया है, वैसे आधुनिक काल को सरलतम रूप में पढ़ने के लिए कई भागों में बांटा गया। पहला सरलतम रूप से पढ़ने के लिए क्या है, यह प्रवृत्ति के आधार पर कई भागों में बांटा गया। पहला है भारतीय युग, जिसकी समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा है 1900 से 1920 ईस्वी तक। उसके बाद है छायावादी युग, जिसकी समय सीमा है 1920 से 1938 तक। उसके बाद है प्रगतिवाद, जिसकी समय सीमा है 1938 से 1943 ईस्वी तक। उसके बाद आता है प्रयोगवाद, जिसकी समय सीमा है 1943 से 1950 ईस्वी तक। उसके बाद आती है नई कविता। नई कविता की समय सीमा जो है वह 1950 से 1960 तक है। उसके बाद आती है साठोत्तरी कविता, जिसकी समय सीमा है 1960 से अब तक। अब आप लोग के मन में विचार तो आया ही होगा कि छायावाद उत्तर युग कहाँ गया, क्योंकि छायावादी के बाद छायावाद उत्तर युग आता है। तो जो ये प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, ये सभी छायावाद उत्तर युग के ही अंतर्गत आती हैं। हम जानेंगे भारतीय युग के बारे में। भारतीय युग, जिसकी समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक है। भारतीय युग की प्रवृत्तियों के आधार पर ही इसकी समय सीमा निर्धारित की गई, क्योंकि भारतीय युग में रचनाएं भारत की दुर्दशा पे होने लगी थी। भारतवर्ष उन्नति कैसे करे इस पर होने लगी थी, क्योंकि जो ये 1850 इसमें दिया तो गया, लेकिन 1857 से क्रांति के बाद भारत को स्वतंत्र करने का एक जोश सा आ गया था, तो उस पर आधारित रचनाएं होने लगी। इसीलिए इसके प्रतिनिधि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जैसे भारत दुर्दशा पर रचना की, और भारतवर्ष उन्नति कैसे करे इस पर रचनाएँ होने लगीं। इसके प्रणेता कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इन्हीं के नाम पर ही भारतेंदु युग का नाम पड़ा है। हम बात करेंगे भारतेंदु युग के नामकरण के बारे में। भारतेंदु युग का नामकरण जो है वो गद्य काल है, जागरण काल है। उसके बाद हम जानेंगे भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिका के बारे में। भारतेंदु युग की जो प्रमुख पत्रिका है वो हैं कवि वचन सुधा है, हिंदी प्रदीप है, ब्राह्मण है और हरिश्चंद्र मैगनीज है, जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित होने लगी थी। अब हम जानेंगे भारतीय युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। तो भारतीय युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वो है श्रृंगारिकता, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, राजभक्ति और देशभक्ति, समस्या पूर्ति है, राष्ट्रीय चेतना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारतीय युग में श्रृंगारिकता कहाँ से आ गया, भक्ति भावना कहाँ से आ गई। तो जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं तो पुराना छोड़ तो सकते नहीं हैं, वैसे ही हाँ नया काल तो आ गया था, लेकिन पुराना भी अभी चल रहा था, तो इसीलिए श्रृंगारिकता की प्रमुखता है। जैसे रीतिकाल में श्रृंगार की प्रमुखता थी, इसलिए श्रृंगारता है। भक्ति काल में भक्ति भावना थी, इसीलिए यहाँ पे भक्ति भावना भी थोड़ी बहुत लिखी गई। प्रकृति का चित्रण है, राजभक्ति और देशभक्ति हुआ, मतलब कि राज के प्रति प्रेम, मतलब अंग्रेज जो वहाँ जो भारतवासी थे वो सोच रहे थे कि अंग्रेज कुछ ना कुछ तो देश देकर ही जाएंगे, तो उनमें राजभक्ति भी थी और दूसरी तरफ क्या था कि देशभक्ति, भारत को स्वतंत्र कराने की ललक भी थी। तो राजभक्ति और देशभक्ति भी है, समस्या पूर्ति है, राष्ट्रीय चेतना भी है। हम बात करेंगे
भारतीय हिंदू युग के प्रमुख निबंधकार के बारे में। भारतीय हिंदू युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं उसमें भारतीय हिंदू युग के प्रणेता कवि भारतेंदु हरीशचंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय हिंदू युग के प्रमुख नाटककार के बारे में। भारतीय हिंदू युग के प्रमुख नाटककार में भारतेंदु हरीशचंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। अब हम आगे बात करेंगे भारतीय हिंदू युग के प्रमुख कहानीकार के बारे में। भारतीय हिंदू युग में कहानी का उतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन कुछ कवियों ने कहानी की थी, तो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे अंबिका दत्त व्यास हो गए, चंडी प्रसाद हो गए। अब भारतीय हिंदू युग में हम बात करेंगे प्रमुख उपन्यासकार के बारे में। तो भारतीय हिंदू युग के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं वो लाला श्रीनिवास दास हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरीशचंद्र हैं। भारतीय हिंदू युग में भारतेंदु हरीशचंद्र ने एक वाक्य बोला था, हिंदी अब नई चाल में ढली। पहले रचनाएं की जाती थी भक्ति भावना पे की जाती थी, रीतिकाल में राजा के प्रसन्नार्थ कविता, श्रृंगार रस की प्रमुखता, इन सभी पे की जाती थी। लेकिन अब रचनाएं कैसी होने लगी, भारत की दुर्दशा पे होने लगी, भारत वर्षोन्नति कैसे करे इस पे होने लगी। तो इसी को देखते हुए भारतेंदु हरीशचंद्र ने बोला हिंदी अब नई चाल में ढली। हिंदी पहले की जो भाषा थी वो जैसे आदिकाल की अपभ्रंश थी, उसके बाद हम आते हैं भक्ति काल में अवधि और ब्रज हो गई, रीतिकाल में भी ब्रज था। लेकिन भारतीय हिंदू युग से खड़ी बोली गद्य का विकास होने लगा, मतलब खड़ी बोली हिंदी का थोड़ा थोड़ा विकास होने लगा था, इसीलिए खड़ी बोली गद्य के उन्नायक भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग के बारे में। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो 1900 से 1920 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग के प्रणेता कवि कहे हैं, प्रतिनिधि कवि के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी काल का जो नामकरण हुआ है द्विवेदी युग, वो प्रतिनिधि कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम पर हुआ है। मैंने आपको बताया कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। तो आदिकाल के अन्य नामकरण भी हैं, जैसे जागरण काल हो गया, सुधार काल हो गया। उसके बाद द्विवेदी युग में आलोचना होने लगी, तो इसे आलोच्य युग भी कहा गया। अब हम बात करेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि के बारे में। आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, रामनरेश त्रिपाठी जी हैं और गणेश शंकर विद्यार्थी भी हैं। तो आदिकाल, यदि आपको द्विवेदी युग जानना है, सॉरी मैंने आदिकाल बोल दिया, लेकिन हम थे द्विवेदी युग पे। तो द्विवेदी युग के जो, यदि आपको द्विवेदी युग को अच्छे से जानना है तो द्विवेदी युग में आप मैथिली शरण गुप्त को पढ़ लें तो आप बहुत अच्छे से द्विवेदी युग को जान सकेंगे। अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका के बारे में। तो जो द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका है सरस्वती, जिसका प्रकाशन 1900 से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी करने लगे थे। 1900 से शायद श्यामसुंदर दास करते थे। 1903 ईस्वी से महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों में आया कि अब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वो करेंगे। उसके बाद इसकी द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका इंदु है, प्रभा है, चांद है। हम जानेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार के बारे में। तो द्विवेदी युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं वो हैं माधव मिश्र हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख जो नाटककार हैं वो राधाचरण गोस्वामी हैं, देविका शिवनंदन खत्री हैं, गंगा प्रसाद गुप्त हैं और हैं भगवती प्रसाद। अब हम जानेंगे द्विवेदी युग के उपन्यासकार के बारे में। वैसे हम लोग प्रायः बात करते हैं तो उपन्यासकार में प्रेमचंद्र का नाम आता है। तो द्विवेदी युग के जो उपन्यासकार हैं उनमें देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध और प्रेमचंद्र। अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार के बारे में। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार हैं प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, विशंबरनाथ हैं। अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। तो द्विवेदी युग में नैतिकता और आदर्श का आग्रह है, प्रकृति प्रेम की प्रमुखता थी, दशा का वर्णन था, अतीत का गौरवगान था, राष्ट्रीय चेतना पर आधारित रचनाएँ थी, इतिवृत्तात्मक रचनाएँ थी और आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण था। पहले क्या होता था कि प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में होता था, मतलब कि कोई घटना हो रही है तो साइड रोल प्रकृति का रहता था। लेकिन द्विवेदी युग में रचनाएं अब मेन प्रकृति की होने लगी। अब हम द्विवेदी युग में जो रचनाएं की गई वो उपयोगिता के आधार पर की गई। अब आता है छायावादी युग। छायावादी युग की समय सीमा जो है वो 1920 से 1938 ईस्वी तक है। छायावाद का नाम, जहाँ नामकरण की बात आती है वहाँ आता है शुक्ल युग। छायावाद का जो नामकरण है वो है शुक्ल युग। छायावाद अपने 4 स्तंभों के आधार पर जाना जाता है। तो फिर 4 स्तंभों के आधार पर ही छायावाद का निर्माण हुआ, ये हम कह सकते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि 4 चतुष्टय। तो छायावाद के जो प्रमुख 4 चतुष्टय या 4 स्तंभ थे वो हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रनंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन्हें हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। अब हम बात करेंगे छायावाद की प्रमुख पत्रिका के बारे में। छायावाद की जो प्रमुख पत्रिका थी वो थी हंस। अब हम बात करेंगे छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि द्विवेदी युग में स्थूल मतलब कि बाह्य चीज़ों का बहुत ही या फिर उपयोगिता के आधार पर बहुत ही वर्णन किया गया।
द्विवेदी युग में क्या था, क्रिया के साथ सहायक क्रिया लगा दी जाती थी जिससे किसी भी काव्य का अर्थ पूर्ण हो जाता था पढ़ने के बाद। लेकिन छायावाद में क्या हुआ, छायावाद में रहस्य भावना होने लगी। यदि आप काव्य को पढ़ भी लेते हैं तो उसमें रहस्य होता था, मतलब कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था, वैयक्तिकता थी, जिज्ञासा और रहस्य भावना थी, प्रकृति प्रेम था, मानवीकरण था। मतलब कि छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण रूप दिखाया गया है। जैसे नदी बह रही है तो उसे उसको मानवीकरण के रूप में कि हाँ वो उसमें भी जीवन है, ऐसा चित्रित किया गया। मुक्तक छंद का आरंभ, प्राय हम लोग छंद के रूप में क्या जानते हैं, दोहा छंद था, चौपाई थी, ये छंद था। लेकिन इसमें छायावाद में क्या हुआ कि इसमें मुक्तक छंद आ गए। मुक्तक छंद वे छंद होते हैं, मतलब छायावादी जो छंद मुक्त थे छायावाद की कवि, तो जब वो रचना करते थे तो जो छंद मतलब रचना करने के बाद जो काव्य बनता था उसे उन्होंने मुक्त छंद कह दिया। तो जो उनकी रचना थी वो मुक्त छंद हो गई। नारी के प्रति नवीन दृष्टि, वो लोग नारी के सौंदर्य का वर्णन नहीं करते थे। छायावाद के जो कवि थे वो नारी के कठिन रूप का वर्णन, जैसे है एक कविता मुझे याद तो नहीं है, जैसे कि कोई स्त्री है जो पत्थर तोड़ रही है तो उसका वर्णन किया गया। ऐसे ही नारी के दृढ़ रूप का वर्णन किया गया। और छायावाद की अंतिम विशेषता जो है वो स्वच्छंदतावाद की प्रमुखता है। अब हम बात करेंगे छायावाद की प्रसिद्ध पुस्तक जो कामायनी है, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। इसमें 15 सर्ग हैं। छायावाद की एक विशेषता मान लिया। फिर छायावाद के जो एक कवि हैं जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है वो सुमित्रानंदन पंत हैं। सुमित्रानंदन पंत जी ने अपने काव्य में कोमल और मृदुल भावों के कारण ही इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अब हम बात करेंगे छायावाद के वृहतरयी कवियों के बारे में। छायावाद के जो वृहतरयी कवि हैं वे हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लेकिन जब हम बात करेंगे छायावाद के लघुत्रयी कवि के बारे में तो उसमें आती हैं महादेव वर्मा और रामकुमार वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। अब हम बात करेंगे छायावादी की अन्य कविताओं के बारे में, अन्य कवि के बारे में। उसमें हैं रामकुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा और बालकृष्ण शर्मा और हरिवंश राय बच्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण में पढ़ा। पहले आदिकाल पढ़ा, उसके बाद पढ़ा मध्यकाल। मध्यकाल के 2 भाग पढ़े जो इस प्रकार है, मैं दिखा रही हूँ साइड रोल करके। हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण में आदिकाल पढ़ा, फिर भक्तिकाल पढ़ा, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल पढ़ा, उसके बाद आधुनिक काल पढ़ा। उसके बाद हम जानेंगे मैंने आदिकाल को आपको बढ़िया से बताया ही ना। हमने आदिकाल पढ़ लिया है, भक्तिकाल पढ़ा, भक्तिकाल में निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा, ये सब पढ़ लिया। उसके ज्ञानश्रेय शाखा पढ़ा, प्रेमाश्रेय शाखा पढ़ा, राम भक्ति शाखा पढ़ा, कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ा। और रीतिकाल पढ़ा, रीतिकाल में रीति मुक्त काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा और रीतिसिद्ध काव्यधारा के बारे में पढ़ा। और हमने आधुनिक काल पढ़ा, आधुनिक काल में भारतीय हिंदी युग पढ़ा, द्विवेदी युग पढ़ा और छायावादी युग पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में बहुत जल्द आप लोग के लिए लाऊंगी, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिसके काम आ सके उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू। थैंक यू अगेन। आप सभी को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। ओके बाय।